एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पेपर के लिए हम देखने वाले हैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो कि 22 से लेकर के 2025 तक के पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं और क्या नए बनने के चांसेस हैं, वो सारे इंक्लूड हैं इस वीडियो में। ठीक है, 21 पेज का ये पीडीएफ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। अगर पूरे क्वेश्चन आपने एक बार देख लिए तो देखो एक बात का अंदाजा आपको लग जाएगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन और क्या आने के चांस हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन सुनते चलना। 2x में अभी वीडियो को सेट कर लो एंड पूरे क्वेश्चन सुन लेना एक बार ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी नींव है आपके नंबरों की। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह है। तो असीमित मानवीय आवश्यकता है, सीमित आवश्यकता है, असीमित संसाधन है, असीमित आवश्यकता है, दुर्लभ संसाधन। सो असीमित आवश्यकताएं हों और दुर्लभ संसाधन हों तब ये आर्थिक समस्या बन सकती है। ठीक है, तो इसका समाधान का ये आंसर हो जाएगा आपका असीमित आवश्यकता एवं दुर्लभ संसाधन। सा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विलासिता की मांग की वस्तुओं की लोच होती है, तो लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, पूर्ण बेलोचदार होती है। तो अगर विलासिता की वस्तुओं की मांग की बात करें तो ये अत्यधिक लोचदार होती है। आंसर हो जाएगा आपका बा नंबर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुल लागतें होती हैं। ठीक है, 2025 में आया था और मॉडल पेपर में दिया गया था 2026 के। ठीक है, कुल लागतें होती हैं, कुल प्रवृत्ति लागत, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग होता है। मतलब ये जुड़ी हो, ये इसके बराबर होती हैं। कुल परिवर्ती लागत एवं स्थिर लागत का अंतर होता है, तो ये इनका योग होता है। ठीक है, स्थिर लागत और परिवर्ती लागत का योग ही कुल लागत कहलाती है। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सा नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? ब्याज, अनुदान, छात्रवृत्ति, विदेशों से प्राप्त उपहार। तो ब्याज जो है ना वो साधन आय के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपको साधन आय बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे देखो आपको बैंक से क्या होती है, एफडी। ठीक है, एफडी करते हैं आप तो आपको उसका ब्याज मिलता है। ठीक है, ये क्या है, साधन आय हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उपभोग फलन है। ठीक है, 2025 में आया था ये। उपभोग फलन है, आय तथा उपभोग में संबंध, आय तथा बचत में संबंध, आय तथा निवेश में संबंध, बचत तथा उपभोग में संबंध। तो आय तथा उपभोग में संबंध ही उपभोग फलन कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो ज्यादा खरीद होगी आपकी। तो क्या होगा यहाँ पे, आय तथा उपभोग में इसी प्रकार से संबंध है, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा खरीदी करेंगे आप, सीधी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ है तथा उधारियां 50,000 करोड़ है। सीधी बात है, देखो तो वित्तीय घाटा कितना होगा? तो वित्तीय घाटा, जब वित्तीय, अब देखो घाटा निकालना है ना, और राजस्व घाटा 20,000 दिया गया है। ठीक है, 20,000 करोड़ ये आपका दिया गया है राजस्व घाटा। ठीक है, उधारी, उधारी मतलब कह सकते हैं क्या है, ये आपका व्यय है। ठीक है, उधार व्यय है। तो वित्तीय घाटा का सूत्र होता है हमारा, वित्तीय घाटा इज इक्वल टू राजस्व घाटा प्लस उधार या पूंजी व्यय। ठीक है, सो देखो हमारा उधार कितना है, 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा 20,000 करोड़, तो दोनों मिलाकर के 70,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपका ये वित्तीय घाटा होगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। क्या होती है? जब कुल उपयोगिता स्थिर होगी तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक फर्म का उत्पादन फलन है। फर्म का उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन है, आगत और निर्गतों का संबंध है, लागत है, साधन है। तो आगत का और निर्गतों में संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है एक फर्म का। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इनपुट से आउटपुट जहां पे मिलेगा वो आगत से निर्गत में संबंध होगा। ठीक है, अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ना होती है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र यहाँ पे कह सकते हैं कौन सा है। ठीक है, तो 2022 में आया था, 2025 के 26 के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है आपका डेल सी अपॉन डेल वाई। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अगर हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें तो ये हमारी अतिरिक्त आय पर खर्च जो होता है वो परसेंटेज में हम इसमें लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि
कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? ठीक है, कीमत स्वीकारक व्यवहार अपूर्ण, पूर्ण, अल्पाधिकार या स्पर्धा रहित बाजार। तो इसका आंसर आपका पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, ठीक है? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है? किस प्रतियोगिता की विशेषता है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, क्योंकि अल्पाधिकार में निर्धारक होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सी फर्म एक फर्म बाजार में लेती हैं, जैसे प्राइस टेकर होती हैं, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है? कीमत स्वीकारक व्यवहार में। अगला है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। 1936 में की एक पुस्तक के अनुसार, ठीक है? 1936 में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है? क्लासिकल। अगला क्वेश्चन है कि उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए या किसके लिए किया जाए या उत्पादन तकनीक का। तो क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है? आ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ नंबर ऑप्शन। तो ये उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होता है कि किस चीज का, ठीक है? मतलब क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है? क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट, हाउ, फॉर whom। ये तो आपने 3 समस्याएँ पढ़ी होंगी, ठीक है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, फिर किसके लिए किया जाए, ठीक है? तो व्हाट, ठीक है, आ जाएगा। अगला है कि सीमांत उपयोगिता तथा ह्रास नियम आधार होता है, तो मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का, उपभोक्ता की बचत का या फिर उपरोक्त तो सभी का। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका आधार होता है आपका, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मांग नियम आधार जो होता है मूल्य में कम हो जाता है, ठीक है? और जो आपका निर्धारण करें तो इसमें बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये सभी का लगभग होना चाहिए। अगला है कि उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र। तो गणनावाचक उपयोगिता पर, मांग पूर्ति पर, कीमत आय पर, क्रमवाचक उपयोगिता पर। तो उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र जो होता है विश्लेषण, ये होता है आपका क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है, ठीक है? क्योंकि रैंकिंग ना देख करके, ना इन्हें गिन करके, ठीक है? क्योंकि क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है। अगला है कीमत अनुपात पीएक्स अपन पीवाई का ढाल सूचित करता है। ये क्या सूचित करता है? तो ये बजट रेखा, बजट सेट या कीमत रेखा। तो आ और सा दोनों, मतलब बजट रेखा और कीमत रेखा, ये दोनों को क्या करता है? सूचित करता है। तो ये कंप्लीट आप कर लेंगे। बजट लाइन स्कोप को ये स्लोप सॉरी, तो ये बताता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुणा करती है। तो ये स्थिर हो जाती है, ठीक है? जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य हो जाएगी, तो जो कुल उपयोगिता होगी वो क्या स्थिर हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि ये पीक पॉइंट पर उस तरफ उस टाइम होती है, तो ये स्थिर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्रम उदाहरण है स्थिर साधन का, परिवर्तनशील साधन का, मांग का, पूर्ति का। तो जो श्रम है वो परिवर्तनशील साधन का उदाहरण होता है, क्योंकि अल्पकाल और दीर्घकाल से हम अगर पढ़ें इसको, तो परिवर्तनशील लागत का, साधन का। अगला है उचित विकल्प चुनिए भाई। लाभ बराबर, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है? तो उचित विकल्प चुनें, लाभ बराबर यहाँ पे, अच्छा सॉरी। तो लाभ बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत, आगम प्लस लागत, आगम गुणे लागत, आगम भागे लागत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आगम माइनस लागत, यानी कि यहाँ पे आपका लाभ यानी कि पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस क्या कर सकते हैं आप? टी सी, ठीक है? यानी कि आपका आगम माइनस लागत, ठीक है? यही। अगला है आपका अवसर लागत है त्याग की गई इकाइयों की संख्या, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत। और तो यही इसका आंसर है, अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, क्योंकि जैसे बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन देखते हैं हम इसमें, ठीक है? अवसर लागत के अंतर्गत, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैर कर राजस्व है, आयकर, निगम कर, लाभांश, उधारी। तो लाभांश इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गैर कर राजस्व है किसके अंतर्गत? लाभांश के अंतर्गत, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शेयर होता है, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग की बात है जहाँ पे, वो लाभांश होता है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है तो प्रभावपूर्ण मांग से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, इनमें से सभी से। तो कीन्स के सिद्धांत का संबंध जो है वो प्रभावपूर्ण मांग से है, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, प्रभावपूर्ण मांग से, एडी मुख्य रूप से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में ₹1 का नोट निर्गमित करता है, कौन करता है? आरबीआई करता है या फिर वाणिज्य मंत्रालय करता है, वित्त नीति आयोग। तो अगर हम बात करें ₹1 के नोट की, ₹1 का जो नोट होता है, ठीक है?
ये वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है? और ₹2 की बात करें, ₹2 का तो ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, समझे? तो ये आप आंसर याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। और साइन इस पे वित्त सचिव के रहते हैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ₹1 का जो नोट होता है ना, उसपे साइन जो है वित्त सचिव के रहते हैं क्योंकि ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कौन-सी लागत शून्य नहीं हो सकती? कौन-सी लागत शून्य नहीं हो सकती? तो स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है क्योंकि ये हमेशा फिक्स होती है, ठीक है? तो जो स्थिर लागत होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या होती है? फिक्स्ड होती है, इसलिए ये कभी शून्य नहीं हो सकती है, इस चीज़ को याद रखना। अगला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, इनमें से कोई नहीं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत मात्राओं से, ठीक है? माइक्रो इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल, इसमें हम पढ़े हैं, तो ये व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह सकता है कि जिन वस्तुओं का साथ-साथ उपयोग किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो अर्धवार्षिक में आया था ये 25 की अपनी, ठीक है? जिन वस्तुओं का साथ-साथ उपयोग किया जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निम्न स्तरीय सामान्य पूरक स्थानापन्न वस्तुएँ, तो ये हमारी कहलाती हैं यहाँ पे पूरक वस्तुएँ, ठीक है? साथ-साथ में उपयोग करा जाए तो वो पूरक वस्तुएँ कहलाएँगी, आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे देखो, साथ-साथ में उपयोग कार हो गया जैसे अपना, है ना? कार और कार के साथ हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, ठीक है? पेट्रोल, डीज़ल, ठीक है? तो ये क्या हो गई एक तरीके से पूरक वस्तुएँ हो गई, एक साथ-साथ उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? अगला है कि जब उत्पादन शून्य होता है तब कुल लागत होती है। उत्पादन जब शून्य हो, तो लागत क्या होगी आपकी? लागत होगी आपकी यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? स्थिर लागत के बराबर होगी, ठीक है? स्थिर लागत के बराबर हो गई, क्योंकि अगर उत्पादन आपका शून्य है, सो कुल लागत क्या होगी? स्थिर लागत के बराबर होगी, यानी कि शून्य होगी, बराबर होगी। अगला है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म होती है। 2025 में भी आया, मॉडल पेपरों में भी दिया है। 25 में मतलब ऐसे आया कि अर्धवार्षिक में आया, ठीक है? एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म क्या होती है? तो कीमत निर्धारक होती है, कीमत स्वीकारक होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती है। तो देखो, अगर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म की बात करें तो ये कीमत स्वीकारक होती है, ठीक है? कीमत स्वीकारक होती है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये कीमत स्वीकारक ही, निर्धारक ही इसका आंसर होता है। अगला है, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है? कब ऐसा कहा जाता है कि अधिमांग बाजार में वस्तु के लिए होगी? बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम हो या फिर बराबर हो। सो देखो, मांग जब पूर्ति से ज़्यादा होती है ना, तब हम कहते हैं कि अधिक मांग हो गई, ठीक है? अधिमांग मतलब अधिक मांग, ठीक है? तो क्या होगा? बाजार में की पूर्ति कम है लेकिन मांग अधिक है, ठीक है? तो आ नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना आँखें देख कर के लगा देना, ठीक है? आँखें बंद करके लगा देना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कोई घरेलू देश अपनी वस्तुएँ विश्व के अन्य देशों में बेच सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, निर्गत कहते हैं, आगत कहते हैं। तो उसे निर्यात करते हैं। अब देखो, ये एक देश है, जैसे अपना एक देश लगा कर लो कोई भी, यहाँ से वस्तु दूसरे देश जा रही है तो ये तो हो गया क्या? निर्यात, ठीक है? यहाँ से जाने के लिए ये क्या हो गया? निर्यात हो गया। अब किसी दूसरे देश से अपने देश में वस्तु आ रही है तो वो आयात कहलाएगा, ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु कि एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग कहलाता है, ठीक है? एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिताओं का योग क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता, ठीक है? कुल उपयोगिता। नेक्स्ट है कि बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर एनडीपी। तो इसमें आपको एनडीपी जो कि प्राप्त होती है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है, साधन लागत पर एनडीपी प्राप्त होती है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए नगद कोष अनुपात, जो सीआरआर दिया गया है आपका 20% है और 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंकों को कितना रुपए नगद कोष में रखना होगा? 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपए नगद कोष में रखना होगा? तो 20 रुपए रखना होगा क्योंकि कैश इतना रिज़र्व होना चाहिए 20%, ठीक है? ठीक है? क्योंकि ये क्या है, हमारा सीआरआर 20% है तो ये हमारा उसी के बराबर मान सकते हैं एक बार। सो ये होना चाहिए होता है, 20% होना चाहिए, ठीक है? अगला है रिक्त स्थान के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो रिक्त स्थान में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुल संपत्ति वक्र का ढाल सदैव खालिसान होता है, तो ये धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ति का नियम खालिस्तान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। तो दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, होमोजीनियस कह सकते हैं, तो ये क्या होती है, एक तरीके से इन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। गिफेन। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं, ठीक है। समरूप या समान वस्तुओं का एक रूपता से, ठीक है, समरूप वस्तुओं का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। अगला है कि कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का खालिस्तान तय कर देती है, तो एमएसपी तय कर देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है कि जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन 1936 में, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, 1936 में। अगला है कि गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच खालिस्तान संबंध पाया जाता है, तो उस धनात्मक संबंध होता है इसके बीच, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें गुणक एमपीसी की, तो ये हमारा इसके बीच संबंध अगर लिखें तो के बराबर 1/1 - एमपीसी, इस तरीके से होता है। तो ये याद रखें, 1/1 - एमपीसी। औसत संप्राप्ति बराबर क्या होता है? औसत संप्राप्ति बराबर कुल संपत्ति बटे मात्रा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कंप्लीट आंसर इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को कहते हैं, तो उसे अधिकतम नियंत्रित कीमत कहते हैं, उसे सीलिंग कहते हैं, ठीक है। अधिकतम नियंत्रित यानी कि सीलिंग कीमत उसे कहा जाता है, ठीक है। सरकार द्वारा कुछ नियत की गई है, निर्धारित की गई कीमत है, उसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसे अधिकतम नियंत्रित कीमत कहा जाता है, ठीक है। अधिकतम सीलिंग, ठीक है, गवर्नमेंट मैक्स पी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है भैया, ठीक है, आरबीआई है। अगला है कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है, तो अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? कुछ होती है, मतलब कम होती है, सीमित होती है, ठीक है। ओलिगोपोली कह सकते हैं, मतलब सीमित होती है, ऐसे लग दोगे। विदेशी विनिमय दर को खालिस्तान दर भी कहा जाता है, तो विदेशी जो दर होता है उसे फॉरेक्स दर कहते हैं, ठीक है। विदेशी मुद्रा कह सकते हैं, फॉरेक्स दर कह सकते हैं। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि खालिस्तान होती है, तो संतुलित बजट में आय व्यय की राशि क्या होती है? एक तरीके से बैलेंस्ड रहती है, समान होती है, ठीक है, समान रहती है, बैलेंस्ड होती है। अगला है कि कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खालिस्तान है, तो पूर्ति घटती है, ठीक है। कर की मात्रा में वृद्धि होगी तो पूर्ति क्या होगी? टैक्स बर्डन कह सकते हैं, तो घटेगी, ठीक है। पूर्ति की लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध दर्शाती है, तो पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और मात्रा में परिमाणात्मक संबंध दर्शाती है, तो कीमत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कीमत इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो उसका दर्शाती है। खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से है, तो समतुल्य या संतुलन का आशय जो है संतुलन की स्थिति से, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, औसत लागत ही कहा जाता है इसको, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि औसत लागत वक्र का आकार खालिस्तान आकृति का होता है, तो यू आकृति का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खालिस्तान होती है, तो सी कारक होती है। जीएसटी की मानक दरें खालिस्तान है, तो इतनी 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 दरें हैं जीएसटी की, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये स्लैब से जीएसटी के 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। उत्पादन के साधन खालिस्तान होते हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, ये सारे उत्पादन के क्या होते हैं? कारक होते हैं, साधन होती है। खालिस्तान कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो स्किमिंग कीमत जो होती है वो उच्चावचन वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, हाई इनिशियल ये होता है और इसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रीय आय, ठीक है, एनुअल राष्ट्रीय आय की बात करी जा रही है, तो ये हमारी क्या होती है? एनुअल होती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिवर्ष होती है, ठीक है, एनुअली होती है। अगला है कि M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा तो संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 बोर्ड, इसको रेडी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधनों की कमी ही खालिस्तान की समस्या को जन्म देती है, तो चयन या चॉइस की समस्या को भाई है ही नहीं तो क्या चॉइस करेंगे, ठीक है। तो ये चॉइस की समस्या को कमी देती है, चॉइस प्रॉब्लम इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग खालिस्तान जाती है, तो खालिस्तान जाती है ना कि घट जाती है? उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो निम्न स्तरीय वस्तुएं वो घटती जाएंगी, ठीक है, ऐसा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधनों में खालिस्तान किया जा सकता है, तो परिवर्तन किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे के प्रयोग, ये खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं।
उधार दिए गए द्रव्य जो ब्याज दिया जाता है, उधार दिया गया जो द्रव्य है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं, है ना? इंटरेस्ट रेट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रेडी कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत को, ठीक है? अवसर लागत को खालिसान लागत भी कहते हैं, तो उसे त्यागी गई लागत कहते हैं, ठीक है? इसको इंपॉर्टेंट चीज़ समझ के याद करना, है ना? परित्यक्त लागत भी कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? फोरगॉन लागत कहलाती है वो हमारी। क्षैतिजीय मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की खालिसान लोच होती है, तो वो अनंत लोच होती है, अत्यधिक लोच होती है। ऐसा आप याद कर सकते हैं इसको अनंत, है ना? मतलब एकदम परफेक्ट इलास्टिक होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह नियम जो खालिस्तान में लागू होता है, तो वह नियम जो अल्पकाल में लागू होता है, उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। तो परिवर्ती अनुपातों का नियम तो अल्पकाल में ही लागू होता है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, अल्पकाल में लागू होता है परिवर्ती अनुपातों का नियम, ठीक है? ये आपको याद करके रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ से कि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप खालिस्तान में परिवर्तन है, तो बचत में परिवर्तन है, ठीक है? ये बचत में परिवर्तन है, ठीक है? डेल एस अपॉन डेल वाई, यही वो। यदि किसी देश का कुल राजस्व व्यय इतना-इतना करोड़ है, तो कुल राजस्व प्राप्तियों से इतना-इतना करोड़ है, तो राजस्व घाटा खालिस्तान करोड़ रुपए होगा। सो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 1,50,000 करोड़ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। क्योंकि 8 लाख करोड़ है ये और ये है 6,50,000 करोड़। तो 8 लाख करोड़ में से 6,50,000 करोड़ हटा दो आप, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा निकल कर के राजस्व घाटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 करोड़ मतलब 1,50,000 करोड़, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, ठीक है? अपरिवर्तनशील होते हैं तो ये बिल्कुल से गलत हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है? मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्कुल से कर सकती है फर्म। अगला है कि उपभोग व्यय स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, ये बिल्कुल से सही है, ठीक है? उपभोग व्यय बराबर ए बराबर क्या होता है हमारा बी वाई, ठीक है? बिल्कुल सही है। अगला है अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में उत्पाद में वृद्धि करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद में बजट भाषण भैया गृह मंत्री नहीं देते हैं, वित्त मंत्री देते हैं, ठीक है? निर्मला सीतारमण जो कि हैं फिलहाल। अगला है कि उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित होती है, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, बिल्कुल सही है। बैंक को भी ऋण देता है रिजर्व बैंक, ठीक है? तो ये चीज याद करके रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है वो। तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि वो मांग कहलाती है, अधिमांग पूर्ति नहीं कहलाती, ठीक है? अगला है कि दो उदासीन वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उसे केवल स्पर्श करते हैं, ठीक है? ऐसे काटते नहीं है। नेक्स्ट है कि बाजार मांग एक वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, ये सही हो जाएगा, ठीक है? संप्राप्ति वक्र है। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये भी सही है। वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करे, सही है बिल्कुल। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। 10 रुपए के सिक्के का मुद्रामान मतलब उसके बनने का जो खर्चा है, उसकी रियल जो कॉस्ट है, ठीक है, बनने की, उससे कम ही होता है वो, ठीक है? यहाँ पे अधिक बताया गया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे सत्य रहेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये आपका सत्य है बिल्कुल। बिल्कुल सही है क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु मतलब कौन किसकी क्या कीमत है एक्चुअल में वो वहाँ पे लगाना कठिन होता है काफ़ी। बचत और विनिमय सदैव बराबर होते हैं, ये भी सही रहेगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, सत्य है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, ये आपका सत्य रहेगा। निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक भी निवेश की भौतिक पूंजी को स्टॉक भी कहा जाता है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऊपर पढ़ा था हमने। अगला है कि गिरफन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है।
तो ये आपका गलत हो जाएगा। स्थिर लागत को पूरा लागत कहा जाता है, सही है। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, सही है। पूर्ण रोजगार का आशय जो है शून्य बेरोजगारी नहीं है, ये भी सही है। बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक रूप उत्पादों का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म का उत्पाद समान होता है, सही है। ऊंची मजदूरी दर पर श्रम की मांग अधिक होती है, ऊंची जो मजदूरी दर होगी उस पर श्रम की मांग भी अधिक होगी क्या? नहीं होगी, असत हो जाएगा। कोई घरेलू देश जब विश्व के अन्य देशों से खरीदता है वस्तु तो उसे निर्यात, गलत हो जाएगा क्योंकि उसे आयात कहेंगे, ठीक है। अगला है, मूल्य ह्रास व्यय एनएनपी में सम्मिलित रहता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे असत्य, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस जो होती है उपभोग व्यय एवं इसके अनुरूप आय का अनुपात अनुपात है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो होती है उसके अनुपात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बताया, उपभोग प्रवृत्ति इसके अनुरूप ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एपीएस बराबर, ठीक है, एपीएस बराबर ये हमारा हो गया वो औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति एवं उसके अनुरूप आय का अनुपात होती है, तो ये हमारा ये सीवाई कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारा आय का अनुपात नहीं होती है, ठीक है, एस वाई ये होगा तो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं, चाय और कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल से सही है। सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.8 दी गई, तब सरकारी व्यय गुणक 1/1 माइनस सी इज इक्वल टू 5 होगा, तो ये बिल्कुल से सही है। ये दिया गया है कि भारत का निर्यात 150 मिलियन डॉलर तथा आयात है 240 मिलियन डॉलर, तो व्यापार संतुलन 390 मिलियन डॉलर होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आयात निर्यात 150 मिलियन है और आयात 240 मिलियन है, तो 390 मिलियन डॉलर ना हो करके जो व्यापार संतुलन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कितना, -90 मिलियन डॉलर, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका सही जोड़ी के रूप में दिया गया, 2025 में ये सारी कहानी है। विनिमय दर में वृद्धि भुगतान संतुलन के अनुकूल होती है, ठीक है। आंसर याद रखेंगे सामने के सामने। विनिमय दर में कमी भुगतान संतुलन के प्रतिकूल, ठीक है। राजकोषीय उपाय करारोपण नीति, मौद्रिक उपाय खुले बाजार की क्रियाएं हैं, कोक एवं पेप्सी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, मतलब एक साथ यूज करी जाती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। पेन एवं स्याही पूरक वस्तुएं हैं, मोटे अनाज एक गिफन वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रेडी करके रखना। अगला स्थानापन्न वस्तुएं चाय व कॉफी हैं, पूरक वस्तुएं कार एवं पेट्रोल है, मूल्य ह्रास ये रहेगा प्रतिस्थापन व्यय, अंतिम वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। कीन्स का आय विश्लेषण, अल्पकालीन निवेश, भौतिक पूंजी स्टॉक, ये कर लेना। एंड अगला आ जाता है आपका नेक्स्ट, साधन की मांग व्युत्पन्न वस्तुएं, बिल्कुल सामने आंसर है। एनएनपी राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है और उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुओं द्वारा होता है, ठीक है। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग अंतिम वस्तु होती है वो। बचत रिसाव कह सकते हैं इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कह सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे कुछ और दी गई सही जोड़ियां 2023 की में आई थी। प्रवाह समयावधि, ठीक है, सामने दी गई सारी कुछ, आप एपीसी इज इक्वल टू सी अपन वाई, ठीक है, वहां पे क्या एपीएस बताया जा रहा था तो वो गलत हुआ था। निम्न स्तरीय वस्तु में मोटे अनाज हो जाएगा, स्टॉक निश्चित समय, ठीक है। एमपीएस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है हमारी, ठीक है। ये अगली 2025 के अर्धवार्षिक की दी गई है आंसर 7 आई थी, ठीक है, पूरी आंसर याद रख लो। ये देखो, बाजार अर्थव्यवस्था वस्तु में मांग और आपूर्ति होती है, ठीक है, और ये सेकंड का आंसर दिया गया है। बाजार मांग उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होता है। केंद्रीय बैंक है हमारी आरबीआई, व्यावसायिक बैंक है एसबीआई, सीमांत बचत प्रवृत्ति है एमपीएस, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने केंद्रीय बैंक आरबीआई नहीं याद रखा तो आप केंद्रीय बैंक कभी ऑप्शन में एसबीआई होगा तो आप लगा कर आ जाओ तो गलत हो जाएगा, इसलिए इतनी ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट ही करके रखो, इनमें आप कंफ्यूज हो जाती हो तो ये तीन चार चीजें देख लो। उपयोगिता, आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन ही सीमांत उपयोगिता है। ये आपके आंसर दिए गए हैं। महामंदी वर्ष से जो ये रहेगा आपका, ठीक है। सीमांत उत्पाद दिया गया है। मुद्रा की स्फूर्ति दी गई है, कुल संप्राप्ति, ठीक है, इस तरीके से। तो सामने आंसर सारे के सारे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं आपके कुछ एक शब्द या वाक्य में उत्तर।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है, तो ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ यानी कि ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वगामी ये वक्र होगा तो इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है विथ पी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए? सन 1929 में। ठीक है, वॉल स्ट्रीट की बात करें विशेषकर तो भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो वो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है, तो पूंजीगत नहीं, राजस्व अनुत्पादक व्यय माना जाता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा व्यय जो है अनुत्पादक व्यय माना जाता है, यानी कि उसे हम राजस्व व्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, सॉरी, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो वो विदेशी विनिमय दर या फॉरेक्स कह सकते हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए, तो ये सारी कुछ राष्ट्रीय गणना की विधियां हैं, उत्पादन विधि होगी, आय विधि होगी, व्यय विधि होगी। ठीक है, ये सारे हैं। आगे कुछ और दिया गया है आपका भैया, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स में। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है, तो उनमें एक तरीके से विपरीत संबंध होता है ये लो डिमांड की बात करें तो। अवसर लागत क्या है, तो त्यागे गए अगले श्रेष्ठ विकल्प का मूल्य ही अवसर लागत कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में दी गई परिभाषा, बाकी याद कर लेना फुल फॉर्म में। ठीक है, फुल मतलब है ना, क्योंकि ये अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट होती है वो अपनी अगले त्याग के लिए होती है। ठीक है, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है? श्रम की मांग एवं श्रम की आपूर्ति की परस्पर क्रिया से। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय आय, आय रोजगार, विकास, मुद्रा व बैंकिंग। ये इसके क्षेत्र हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं, तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ये सारे कर इसमें शामिल होते हैं। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उसे बचत फलन कहा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, औसत बचत मतलब एपीएस और एपीसी बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे इन दोनों को, औसत उपभोग, औसत बचत, तो ये हमारा 1 होगा। ठीक है, इनका योग। अगला है कि उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उस वह होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला कि राजस्व भाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो राजस्व भाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व भाटा निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्राथमिक घाटा की गणना, सॉरी घाटा, मैं भाटा बोल रहा था, घाटा वो थोड़ा ज्यादा बोलते बोलते ना शब्द बिगड़ जाता है कभी कभी। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला है, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो चालू खाता और पूंजी खाता के सभी लेन देन के जो सौदे हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो बीओपी में दर्ज ना हो सकने वाले अंतर को समायोजन मद ही त्रुटि और लोप कहलाती है। यह आंसर आपको कंप्लीट करके रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा। ठीक है, सीएसीपी की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा ही ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी होता है, ये निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि ही इन्फ्लेशन, इसमें ये क्या कहलाता है, सामान्य मूल्य स्तर में इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहलाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो आय में प्रति इकाई परिवर्तन से उपभोग में आने वाला परिवर्तन ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, वह नियोजित निवेश जो उद्यमी भविष्य की अपेक्षाओं पर करते हैं, मतलब भविष्य की अपेक्षाओं पर उद्यमी ने किया जो निवेश है वो प्रत्याशित निवेश कहलाएगा। मांग की कीमत लूज का सूत्र लिखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना इस चीज को। ठीक, ये देखो आया है दोनों में। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, उपभोक्ता की अगर आय बढ़ेगी तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल से हो जाएगी। अगला क्या जाता है कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत 20 रुपए तथा औसत परिवर्तनशील लागत 40, तो कुल औसत लागत कितनी होगी, तो कुल औसत लागत इसमें हमारी हो जाएगी 60 रुपए। ठीक है, एसी
जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 20 प्लस 40 करेंगे 60 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है? क्योंकि टीसी अपॉन क्यू से करेंगे इसको। वह कौन-सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दीर्घकाल। दीर्घकाल में क्या होता है उत्पादन के सभी साधन जो है परिवर्तन किए जा सकते हैं उनमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्तियों के 2 डिब्बों की बिक्री से कुल संपत्ति ₹20 तथा 3 डिब्बों की बिक्री से ₹30 तो इस उत्पाद की संपत्ति संप्राप्ति ज्ञात कीजिए। ₹10 मतलब सीधी मान के चलो, ठीक है? मतलब 1 डब्बा कितने का है ₹10 ठीक है? उत्पाद की सीमांत संप्राप्ति, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹10। अगला आ जाता है क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक हो? प्रचलित जो मूल्य होता है संतुलन कीमत से अधिक होता है तो उसे अधिशेष आपूर्ति कहते हैं, अधिक आपूर्ति कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? अधिशेष और अधिमांग ये दोनों याद रख करके रखो, ठीक है? ये दोनों बिल्कुल से क्वेश्चन ध्यान से कर लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट सेट किसे कहते हैं? तो दिए गए आय एवं कीमतों पर खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं के सभी संयोजनों का समुच्चय ही बजट सेट कहलाता है। बाजार संतुलन का केवल चित्र बनाइए, तो यस को तो कंप्लीट आप लोग कर लेना। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है कि डी और एस वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर संतुलन जो मतलब संतुलन दिखाई देता है डायग्राम में और मांग एवं आपूर्ति वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला आ जाता है कि किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जो है इतना करोड़ रुपए है, ठीक है? उस वर्ष मूल्य ह्रास इतना करोड़ है, 50,000 करोड़ है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी आपको निकालना है, तो ये आपका यहाँ पे 4,50,000 करोड़ आ जाता है आंसर यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि इसमें से आप इसको जीएनपी में से आप अपनी ये डी घटा दोगे जो कि आपकी है यहाँ पे जो मूल्य ह्रास है आपका, ठीक है? ठीक है? ये जीएनपी माइनस डी इज़ इक्वल टू आपका एनएनपी निकल कर के आ जाएगा, सो आंसर आपका ये आ जाएगा 4,50,000 करोड़, ठीक है? 50,000 गया 5 लाख करोड़ में से आंसर आ जाएगा। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? बचत और आय का अनुपात ही औसत बचत प्रवृत्ति है, ठीक है? अगला कह रहा है कि अवमूल्यन किसे कहा जाता है? तो सरकार द्वारा, ठीक है? सरकार द्वारा विदेशी विनिमय दर में अपनी मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से घटाना, है ना? डिवैल्यूएशन यही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करके जाना। भाई यहाँ पे होते हैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया एंड इनको कंप्लीट कर लो। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के चांस हैं, ये बात की गारंटी है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कवर आपके हो जाएँगे। बाकी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहो, अपने अदर क्वेश्चन भी रेडी करो, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेटर बेस्ट।